सो गाइस, जैसा कि हमने एपिसोड 13 में देखा कि बेरी और केलिन ने मार्टिन और रोनी को क्वांटम स्प्लाइसर की मदद से अलग करने की कोशिश की थी, लेकिन वो काम नहीं कर पाया था, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर धमाका हो गया था और आइलिन को भी इस बारे में पता चल गया था। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि बेरी केलिन को लेकर न्यूक्लियर धमाके से बचाकर भाग रहा होता है, लेकिन वो उस न्यूक्लियर धमाके की चपेट में आ जाते हैं, जिससे वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। केलिन देखती है कि न्यूक्लियर विस्फोट बहुत ही खतरनाक हुआ है, इसलिए वो हैरिसन और सिस्को कहती है कि हमारा शरीर न जाने अभी तक कितनी विकिरण सोख चुका होगा। फिर सिस्को जब बेरी के सूट से उसकी हेल्थ चेक करता है तो वो काफी हैरान होता है कि उन पर न्यूक्लियर विस्फोट का कोई असर नहीं हुआ है। इससे उन्हें लगता है कि रोनी और मार्टिन जरूर अलग हो गए होंगे, इसीलिए वो दोनों वापस उस जगह पर जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि रोनी और मार्टिन अलग हो चुके हैं। रोनी केलिन से मिलकर बहुत खुश होती है और बेरी भी इससे काफी खुश होता है। वो सिस्को कहता है कि हम चारों वापस आ रहे हैं। फिर वो वापस स्टार लैब आ जाते हैं, जहाँ सिस्को रोनी से मिलकर बहुत खुश होता है। केलिन हैरिसन को रोनी की जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है, तो हैरिसन उसे कहते हैं कि ये तो मेरा फर्ज था। वहीं हमें दिखाया जाता है कि आइलिन की आर्मी उस जगह पर पहुंच जाती है जहां मार्टिन और रोनी अलग हुए थे। आर्मी आइलिन को बताती है कि यहाँ 2 लोगों के निशान है। इससे आइलिन समझ जाता है कि फायर स्टॉर्म अब अलग हो चुका है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि केलिन रोनी का चेकअप करती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो बिल्कुल ठीक है, बस उसे थोड़ा बुखार हो गया था। तभी हैरिसन भी वहाँ आ जाते हैं और वो केलिन को बताते हैं कि मैंने प्रोफेसर की पूरी मेडिकल जांच कर ली है और ये साफ हो गया है कि रोनी और प्रोफेसर अलग हो चुके हैं और अब उनमें न्यूक्लियर एनर्जी बनाने की खासियत भी नहीं बची है। तो केलिन मार्टिन को कहती है कि आपका शरीर भी बिल्कुल रोनी की तरह गर्म हो रहा है। तो मार्टिन उसे कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन फिर रोनी और मार्टिन के बीच में बहस हो जाती है। रोनी मार्टिन को कहता है कि आपके साथ रहना ठीक नहीं था, क्योंकि हम पुल के नीचे रह रहे थे, कचरा खा रहे थे। तो मार्टिन उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें जिंदा रखा और फायर स्टॉर्म का दिमाग मेरे कंट्रोल में आना मेरे बस में नहीं था, लेकिन अच्छा हुआ कि फायर स्टॉर्म का दिमाग मेरे कंट्रोल में था, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर के दर्द और घबराहट को महसूस कर सकता था। फिर मार्टिन उसे कहते हैं कि हमें और बहस नहीं करनी चाहिए, इसीलिए मैं वापस घर जा रहा हूँ। तो बेरी उन्हें उनके घर ले जाता है, जहाँ क्लेरिसा मार्टिन को देखकर बहुत खुश होती है और वो बेरी को भी थैंक्स कहती है। फिर बेरी वहाँ से चला जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि बेरी जोए से मिलने जाता है, क्योंकि उन्होंने उसे बहुत से मैसेज किए थे, लेकिन बेरी ने उनका रिप्लाई नहीं किया था, जिससे वो जोए से माफी मांगता है। तो जोए उससे धमाके के बारे में पूछते हैं, तो बेरी उन्हें कहता है कि हमें कुछ नहीं हुआ है और फायर स्टॉर्म अब अलग हो चुका है। तो जोए उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें इन सब के लिए कॉल नहीं कर रहा था, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर वो उसे लेकर उसके पुराने घर में जाते हैं। बेरी उस घर को देखकर काफी सैड हो जाता है। जोए बेरी से पूछते हैं कि क्या तुम पहले यहाँ आए हो? तो बेरी उन्हें कहता है कि मैं उस रात के बाद से इस घर में वापस कभी नहीं आया। फिर जोए बेरी को बताते हैं कि ये मशीन सिस्को ने बनाई है और उसे ऑन करके वापस उसे उस रात की होलोग्राम इमेज दिखाते हैं। और जोए उसे कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी माँ के पास 2 बहुत ही फास्ट इंसान लड़ते नजर आ रहे होंगे और जो दीवार पर खून लगा है वो तुम्हारा है। तो बेरी उन्हें कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे उस रात कोई चोट नहीं लगी थी। तो जोए उसे कहते हैं कि मैं बचपन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तुम्हारा अभी का खून है, क्योंकि सिस्को ने जब जाँच की तो उसमें उसे कुछ प्रोटीन मिले जो किसी बच्चे के नहीं हो सकते। तो इससे बेरी समझ जाता है कि जो दूसरा इंसान रिवर्स फ्लैश को रोकने की कोशिश कर रहा था वो मैं ही था। फिर हमें दिखाया जाता है कि बेरी सिस्को और जोए ये पूरी बात हैरिसन को बताते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वो ही रिवर्स फ्लैश है। बेरी हैरिसन को कहता है कि समय में ट्रेवल करना कैसे मुमकिन हो सकता है? तो हैरिसन उसे कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें समय में ट्रेवल करने के लिए उसकी जरूरी कंडीशन को पूरा करना होगा, लेकिन इसमें हमें कुछ खतरे भी हो सकते हैं, क्योंकि हम समय में कुछ बदलाव करने के लिए पीछे जाते हैं तो हम उस हादसे का एक अहम कारण बन जाते हैं। तो जोए हैरिसन को कहते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं? तो हैरिसन उन्हें कहते हैं कि मैं दिमाग से थोड़ा तेज हूँ, लेकिन मैं इस काम में मदद नहीं कर सकता। तो सिस्को ने कहता है कि प्रोफेसर मार्टिन हमारी मदद कर सकते हैं। वहीं हमें सेंटर सिटी पिक्चर न्यूज में आयरिस के एडिटर मेसन बीच को दिखाया जाता है, जो हैरिसन और स्टार लैब के बारे में एक रिपोर्ट तैयार कर रहा था। आयरिस मेसन से कहती है कि हैरिसन वेल्स एक अच्छे इंसान है, क्योंकि उन्होंने मेरे दोस्त बेरी की जान बचाई थी जिस पर बिजली गिरी थी। तो मेसन उसे कहता है कि अगर हैरिसन ने कणा विस्फोट नहीं किया होता तो तुम्हारे दोस्त को कुछ होता ही नहीं। तो आयरिस उसे कहती है कि इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि हैरिसन ने धमाका जानबूझकर किया है, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? तो मेसन उसे कहता है कि मैं नहीं जानता कि स्टार लैब के अंदर अभी क्या चलता है, लेकिन तुम कुछ ऐसे लोगों को जानती हो जिन्हें स्टार लैब के बारे में पता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे पूछताछ करो। वहीं हमें बेरी को दिखाया जाता है, जो मार्टिन से मिलने के लिए उनके घर पर जाता है, जहाँ क्लेरिसा उसे कहती है कि मार्टिन बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि वो बार बार खाना मांग
रहे हैं और वो इतना खाना कभी खाते नहीं है। तभी मार्टिन भी वहाँ आ जाते हैं और वो बेरी को जल्दी से पिज्जा लाने को कहते हैं। तो बेरी अपनी स्पीड से पिज्जा ले आता है। फिर बेरी मार्टिन को कहता है कि आपने आज से 25 साल पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए टाइम ट्रेवल से रिलेटेड एक रिपोर्ट लिखी थी, मैं उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो मार्टिन उसे अपने रूम में लेकर जाते हैं, जहाँ उसे बताते हैं कि मेरा मानना है कि स्पेस टाइम हमारी दुनिया से गुजरने वाला अनदेखा हाईवे है और हम उस हाईवे के आसपास मौजूद समय में रहते हैं, इसीलिए हमें समय में सफर करने के लिए उस हाईवे का पता लगाना होगा। तो बेरी उन्हें कहता है कि आपका मतलब ये है कि हम फ्यूचर में आ जा सकते हैं। फिर बेरी उन्हें बताता है कि मैं पहले ही पास्ट में जा चुका हूँ। तो मार्टिन इससे काफी हैरान होते हैं। तो बेरी उन्हें बताता है कि 15 साल पहले मेरी माँ का कत्ल कर दिया गया था और हाल ही में हमारे हाथ एक सबूत लगा है जो बताता है कि मैं भी उस रात वहीं था। तो मार्टिन उसे कहते हैं कि ये जरूर तुम्हारी जबरदस्त रफ्तार का नतीजा होगा, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में तुम इतनी तेजी से भाग सके होंगे जिससे बनने वाली काइनेटिक एनर्जी ने स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम में छेद कर दिया होगा। फिर मार्टिन उससे पूछते हैं कि तुम इस बात से इतने दुखी क्यों हो रहे हो। तो बेरी उन्हें कहता है कि अगर मैं उस रात किसी तरह वहाँ पहुँचा होगा तो फिर भी मैं अपनी माँ को नहीं बचा पाया, क्योंकि मेरी किस्मत में हारना लिखा है। वहीं हमें केलिन और रोनी को दिखाया जाता है जो साथ में रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ रोनी केलिन को कहता है कि अब हमें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए जहाँ हम अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि तुम्हें यहाँ मेटा ह्यूमन से खतरा है। तो केलिन उसे कहती है कि हमारी जिंदगी यहाँ है और जब से बेरी फ्लैश बना है तब से हम साथ मिलकर इस शहर को महफूज रख रहे हैं। तभी अचानक आइलिंग रोनी को पकड़ने के लिए वहाँ हमला कर देता है। केलिन को इस बात का पता चल जाता है, इसीलिए वो दोनों टेबल के नीचे छिप जाते हैं। रोनी केलिन को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। तो केलिन वहाँ से चली जाती है। वही मार्टिन को भी कुछ होने लगता है, क्योंकि अभी भी रोनी और मार्टिन का दिमाग साथ में जुड़ा हुआ था। इसीलिए वो बेरी को कहते हैं कि मुझे लगता है कि रोनी इस वक्त किसी मुसीबत में है। तो बेरी फौरन वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। वही रोनी को आइलिंग चारों तरफ से घेर लेता है और आइलिंग रोनी को कहता है कि तुम वही आग उगलने वाले आदमी हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम अभी अधूरे हो। तभी वहाँ बेरी भी पहुँच जाता है और वो आइलिंग के सारे आदमियों को मार देता है, मगर आइलिंग को पता था कि फ्लैश वहाँ जरूर आएगा, इसलिए वो फ्लैश पर एक डिवाइस से अटैक कर देता है जिससे बेरी की पूरी बॉडी पर कीलें चुभ जाती है। मगर तभी वहाँ केलिन आ जाती है और वो बेरी और रोनी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। केलिन स्टार लैब में बेरी के शरीर से कीलें निकालने लगती है, जहाँ केलिन हैरिसन से पूछती है कि आइलिंग हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तो हैरिसन उन्हें कहते हैं कि वो तुम्हारे पीछे इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि तुम्हारे पास इंसान को हथियार बनाने का राज है। तभी वहाँ मार्टिन स्टाइन भी आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं और रोनी पूरी तरीके से अलग हो पाए हैं। फिर केलिन जब उनका टेस्ट करती है तो वो देखती है कि उन दोनों के ब्रेन वेव्स एकदम सिंक में है। मार्टिन उन्हें कहते हैं कि अगर आइलिंग इतना ज्यादा खतरनाक है तो मुझे क्लेरिसा को चौकन्ना करना होगा। तो बेरी उन्हें कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें सेफली शहर से बाहर निकाल दूंगा, लेकिन आपको यहाँ रुकना होगा। तो मार्टिन भी उसकी बात मान लेते हैं। फिर बेरी केलिन और रोनी को लेकर अपने घर चला जाता है ताकि आइलिंग उन्हें ढूंढ न सके। बेरी केलिन और रोनी को कहता है कि तुम आयरिस के रूम में रह सकते हो क्योंकि आयरिस एडी के साथ शिफ्ट हो गई है। जोए उन दोनों से मिलकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी वहाँ आयरिस भी आ जाती है क्योंकि आज वो खाना बनाने वाली थी। आयरिस केलिन से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आई। तो केलिन बहाना बना देती है कि मेरे घर में गैस लीक हो गई है, इसीलिए बेरी ने मुझे यहाँ रुकने के लिए बुला लिया। फिर आयरिस उससे रोनी के बारे में पूछती है तो केलिन झूठ बोल देती है कि मेरा कजन है जिसका नाम सेम है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि एरिसन आइलिंग से मिलने जाते हैं, जहाँ एरिसन आइलिंग से कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि फायर स्टॉर्म कैसे काम करता है। तो आइलिंग उसे कहते हैं कि भले ही तुम ना जानते हो लेकिन तुम ये जानते हो कि वो दो लोग हैं, इसीलिए तुम मुझे उनके बारे में बता दो जिससे हम उन मेटा ह्यूमंस की मदद से कोई भी जंग जीत सकते हैं। तो एरिसन भी उसकी बात मान लेते हैं और स्टार लैब आकर मार्टिन को वाइन में बेहोशी की दवा मिलाकर उन्हें बेहोश कर देते हैं, जिससे आइलिंग उन्हें लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं हमें आयरिस को दिखाया जाता है जो जब फायर स्टॉर्म के बारे में अपना ब्लॉग देखती है तो उसे पता चल जाता है कि केलिन के साथ जो आदमी था वही फायर स्टॉर्म है। वहीं हमें स्टार लैब में दिखाया जाता है कि एरिसन, बेरी और बाकी सभी के सामने नाटक करते हैं कि वो मार्टिन को नहीं बचा पाए और आइलिंग मार्टिन को पकड़कर ले गया। तो इससे सभी काफी परेशान हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो मार्टिन को कैसे ढूंढे। तभी सभी को याद आता है कि रोनी और मार्टिन का दिमाग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो रोनी को महसूस करने को कहते हैं कि मार्टिन कहाँ है। तो रोनी मार्टिन को महसूस करने की कोशिश करने लग जाता है। वहीं हमें मार्टिन को दिखाया जाता है जिसे आइलिंग ने एक जगह पर कैद कर रखा था। मार्टिन आइलिंग को कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी रिसर्च हथियाना चाहते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी रिसर्च हथियार की तरह इस्तेमाल हो। तो आइलिंग उसे कहता है कि मैंने 20 साल
पहले मिलिट्री ज्वाइन की थी और मेरे पिताजी ने मुझे यकीन दिलाया था कि हमें सबसे बड़ा खतरा सोवियत से है, लेकिन फिर आतंकवाद आ गया। इसीलिए तुम्हारी ये रिसर्च सैनिकों को बदल सकती है, क्योंकि तुम्हारी पावर से ऐसे ऐसे सैनिक बनेंगे जो उड़ सकते हो, आग के गोले फेंक सकते हो। तो मार्टिन उसे कहते हैं कि मैं अपनी मेहनत को इस तरह इस्तेमाल होते हुए नहीं देख सकता। तो आइलिंग उसे टॉर्चर करने लगता है, जिससे वहाँ रोनी को भी दर्द महसूस होने लगता है, जिससे केलिन और बाकी सब काफी परेशान हो जाते हैं। रोनी मार्टिन का पता लगाने के लिए कागज से अपने हाथ पर लिखकर पूछता है कि आप कहाँ है। तो मार्टिन जब आसपास देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो 27वीं मिलिट्री रिसर्च फैसिलिटी में है। इसीलिए वो एक कोड के जरिए रोनी को इसके बारे में बताते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि मार्टिन को शहर के बाहर 300 मील दूर फैसिलिटी 27 में रखा गया है। तो बेरी उन्हें बचाने के लिए जाने लगता है। तो रोनी उन्हें कहता है कि मैं भी वहाँ जाऊंगा, क्योंकि अगर मार्टिन को कुछ हुआ तो मेरे साथ भी कुछ भी हो सकता है। फिर सिस्को उसे क्वांटम स्प्लाइसर देता है, क्योंकि उसकी मदद से उन्हें अलग किया गया था। फिर बेरी और रोनी उस मिलिट्री बेस पर पहुँच जाते हैं। रोनी को एहसास होता है कि स्टाइन अंदर है और वो बेरी को बताता है कि स्टाइन मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं। वहीं आइलिंग प्रोफेसर को खत्म करने लगता है, क्योंकि उसने एक साइंटिस्ट की मदद से मार्टिन के सेल्यूलर स्ट्रक्चर में मौजूद मैट्रिक्स को अलग कर लिया था। इसीलिए वो मार्टिन को मारने लगता है, लेकिन तभी बेरी वहाँ पहुंचकर उन्हें बचाकर बाहर ले आता है। तो आइलिंग भी अपने आदमियों के साथ बाहर उन पर हमला करने के लिए आ जाता है और वो बेरी पर एक बॉम्ब से अटैक कर देता है। बेरी उस बॉम्ब को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर बेरी रोनी और मार्टिन को वहाँ से भागने को कहता है। बेरी का सूट काफी गर्म होने लगता है, क्योंकि आइलिंग ने उस पर किसी केमिकल से अटैक किया था। सिस्को एरिसन को कहता है कि बेरी पर पेपर नाइट फास्फोरस से अटैक किया गया है, जिसे पानी या फोम से नहीं बुझाया जा सकता। तो एरिसन बेरी को कहते हैं कि वैक्यूम में आग नहीं जल सकती, इसीलिए तुम्हें अपने आसपास वैक्यूम बनाना होगा। इसीलिए वो बेरी को बहुत तेज भागने को कहते हैं। तो बेरी अपनी फुल स्पीड में ग्राउंड में चक्कर लगाने लगता है। वहीं आइलिंग के आदमी रोनी और मार्टिन के पीछे होते हैं। इसीलिए रोनी हैरिसन और केलिन को कहता है कि मुझे और मार्टिन को फिर से एक होना होगा। तो हैरिसन उन्हें कहते हैं कि पिछली बार जब तुम आपस में जुड़े थे तो एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा मत करना। इसीलिए अपने अंदर के बदलाव को अपनाओ और एक दूसरे के बीच बैलेंस बनाओ। तो रोनी उनकी बात समझ आता है। फिर वो उस क्वांटम स्प्लाइसर की मदद से वापस जुड़ जाते हैं, लेकिन इस बार फायर स्टॉर्म की प्रोसेस बहुत अच्छे से होती है, जिससे वो दोनों एक दूसरे को सुन और समझ पाते हैं। फिर वो आइलिंग के आदमियों पर अटैक करने लग जाते हैं, जिससे वो आइलिंग के सभी आदमियों को मार देते हैं। फिर वो आइलिंग पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी आइलिंग आयोन ग्रेनेड से उन पर हमला कर देता है, जिससे रोनी और मार्टिन के मैट्रिक्स डिस्टेबलाइज हो जाते हैं और रोनी अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिससे आइलिंग उन्हें शूट करने लगता है। लेकिन तभी बेरी वहाँ आकर उन्हें बचा लेता है। फिर वो दोनों स्टार लैब की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ केलिन बेरी का इलाज करती है और फिर रोनी और मार्टिन भी वापस अलग हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि रोनी और मार्टिन पिटबर्ग जाने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ मार्टिन का एक दोस्त उनकी मदद कर सकता था। तो केलिन उन्हें कहती है कि हम यहाँ भी तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो रोनी उसे कहता है कि आइलिंग को हमारे बारे में पता है, इसीलिए हमें उससे दूर रहने में ही भलाई है। फिर वो दोनों वापस फायर स्टॉर्म बनकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि केलिन और सिस्को कॉफी शॉप में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी आइरिस वहाँ आ जाती है और वो केलिन से उसके कजन के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे उस पर शक हो गया था कि वो उससे कुछ छिपा रही है। तो केलिन उसे कहती है कि मेरा कजन घर चला गया है। तो केलिन वहाँ से चली जाती है। वहीं हमें बेरी को दिखाया जाता है, जो जोए को अपने पुराने घर पर बुलाता है, जहाँ वो उन्हें कहता है कि मैं एक बार फिर यहाँ समय में 15 साल पीछे आने वाला हूँ, इसीलिए मैं एक बार फिर से आऊंगा, लेकिन इस बार मैं अपना हौसला नहीं छोड़ूंगा। तो जोए से कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो बेरी उन्हें कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं हारने वाला हूँ, इसीलिए मैं इन तस्वीरों को देखकर ये समझ सकता हूँ कि मुझे क्या नहीं करना है। और जब पीले सूट वाला आदमी दोबारा मेरे सामने होगा तो मैं अपनी पुरानी गलती नहीं दोहराऊंगा और मैं अपनी मम्मी को बचाकर पास्ट को बदल दूंगा। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। फिर हमें एंड का मिस्ट्री सीन दिखाया जाता है, जहाँ रिवर्स फ्लैश आइलिंग को पकड़कर उसी नाले में ले जाता है जहाँ हैरिसन ने ग्रोट गोरिल्ला को छिपाया हुआ था। आइलिंग रिवर्स फ्लैश से पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो अपना मास्क उतारता है और आइलिंग ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो हैरिसन है। तभी वहाँ ग्रोट आकर आइलिंग को पकड़कर ले जाता है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। और गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।